वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है तो यरूशलेम सिटी में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा बार बार अंडे लेकर आ रहा होता है। वो ये अंडे एक बंदे के लिए लेकर आ रहा है जिसका नाम हरकुली पोयरेट है। वो बच्चे को टास्क देता है कि सारे अंडे एक साइज के होने चाहिए क्योंकि उसे परफेक्शन का जुनून था, लेकिन वो लड़का नहीं ढूंढ पा रहा था। बहरहाल जो अंडे मिलते हैं वो उसके लिए उसी से खाना बनाने लगता है। हरकुली पोयरेट जो कि एक डिटेक्टिव हैं, उन्हें ऑफिसर आकर एक मसले के बारे में बताता है कि यहाँ किसी ने एक रेलिक चुरा लिया है जो कि बहुत कीमती है। अब ये केस हरकुली पोयरेट ने सॉल्व करना था। वहाँ प्रीस्ट, रहब और अमाम थे और शक यही था कि इन्हीं में से किसी ने ये चुरा लिया है। हरकुली पोयरेट ये केस सॉल्व करने बाहर आते हैं और बताते हैं कि इन तीनों पर शक है, जबकि हम देखते हैं कि 1 घंटा पहले ऑफिसर इन तीनों को चर्च के अंदर आपस में बहस करते देख रहा था। हरकुली बताता है कि पुलिस को कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले, पर एक पेंटिंग पर सॉलिड बूट के चढ़ने के निशान मिले हैं, तो केस बहुत ही आसान है। वेल, पुलिस के लिए तो ये केस मुश्किल था, इसीलिए तो उन्होंने मशहूर जमाना डिटेक्टिव हरकुली पोयरेट को ये केस सौंपा। लेकिन अगर कोई केस हरकुली सॉल्व ना कर सकते तो वो इतने महान और मशहूर डिटेक्टिव कहाँ के। वो लोगों को बताते हुए अपनी स्टिक दीवार में गाड़ देते हैं और पुलिस को इंटरेस्ट पर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के सॉलिड बूट राहिब, प्रीस्ट और अमाम किसी के पास नहीं, ये ऑफिसर के बूट हैं। तलाशी में एक रेलिक ऑफिसर से ही मिलता है तो वो भागने लगता है। इंटरेस्ट पर तो हरकुली ने पहले ही पुलिस भेज दी थी। वो दीवार के साथ भागता है और डिटेक्टिव की छड़ी से टकरा कर गिर जाता है। जैसे डिटेक्टिव ने फ्यूचर में जाकर देख लिया था कि ऑफिसर यहाँ से भागेगा और उन्होंने उसका बंदोबस्त पहले ही कर दिया। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि डिटेक्टिव कितना तेज दिमाग का मालिक है। अपनी इसी जहानत से वो आज तक कितने ही बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुके हैं। हरकुली बोट पर सवार होते हैं, वो एक डॉक्टर और लड़की को मिलता है और उससे मिलते ही वो बता देता है कि वो बगदाद की है। वो लड़की उसे बताती है कि वो ज्योग्राफी बैकग्राउंड की है। ऐसे लग रहा था कि वो डॉक्टर और लेडी एक दूसरे को जानते हैं। इस बोट पर वो इस्तांबुल हॉलीडेज पर जा रहे थे। यहाँ किचन में डिटेक्टिव मिस्टर बुक से मिलता है। वो दोनों बातें शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक आदमी जल्दी में डिटेक्टिव के पास आता है। वो उसे देखते ही बता देते हैं कि वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट से है और किसी केस के सिलसिले में आया हुआ है। तो अब डिटेक्टिव को अपने हॉलीडे छोड़कर इस नए केस के लिए वापस जाना था। तो मिस्टर ब्रूक उसे ओरिएंट एक्सप्रेस में कैबिन दिलवा देते हैं। अगला सीन ट्रेन की तरफ जाता है तो हमें इस मूवी की बाकी कास्ट के बहुत से करैक्टर्स नजर आते हैं। हर किसी का अपना मिजाज था और सब मुख्तलिफ भी। ट्रेन चलने लगती है और ट्रेन पर लोग सवार होने लगते हैं। डिटेक्टिव को नंबर 3 कैबिन मिलता है जो कि वो एक और मुसाफिर के साथ शेयर करेगा। अब जहां हम मिस्टर रिचर्ड को देखते हैं जो कि किसी वजह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। उसके पास हम गन भी देखते हैं। उसे किसी ने एक नोट भेजा है जिसके अल्फाबेट्स न्यूज़पेपर से काटे गए हैं। ये पता नहीं किसने उसे भेजा। अगले सीन में हम मिसेस रबिट और रिचर्ड को देखते हैं जो रिचर्ड की इंसल्ट कर देती हैं और बाद में वो उसके कैबिन में चली जाती हैं। अब सब लोग लंच करने आए हैं। डिटेक्टिव और ब्रूक आपस में बातें करते नजर आते हैं। उसके बाद रिचर्ड डिटेक्टिव के पास आकर बैठ जाता है और वो उसे अपने बारे में बताने के बाद कहता है, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं और जब तक वो किसी सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता तब तक आप मेरी हिफाजत करें। डिटेक्टिव उसके बिजनेस के बारे में जानता है जो कि उन्हें पसंद नहीं, तो वो उसकी ऑफर को ठुकरा देते हैं। वो उन्हें धमकाता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। अब रात के वक्त डिटेक्टिव को रिचर्ड के कैबिन से कुछ आवाजें आती हैं तो वो बाहर आते हैं। ट्रेन स्टाफ मार्शल इस केबिन के डोर को ना करके पूछते हैं तो रिचर्ड फ्रेंच में कहता है कुछ नहीं हुआ। अब डिटेक्टिव अंदर आ जाता है और टाइम देखता है। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन बाहर अभी भी आवाजें आ रही थी। वो बाहर निकल कर देखता है तो कोई भागता हुआ नजर आता है। अब हम देखते हैं खराब मौसम की वजह से बर्फ ट्रैक पर आ गिरती है और ट्रेन फंस जाती है। अब जब तक मदद नहीं आती वो यहीं फंसे हुए थे। ब्रूक बताता है कि हमारी मदद के लिए लोग जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सब ट्रेन के लोग एक रूम में बैठे हैं लेकिन मिस्टर रिचर्ड और डिटेक्टिव मिसिंग हैं। रिचर्ड के लिए खाना लाया जाता है तो वो डिटेक्टिव के साथ उसका डोर नॉक करता है लेकिन रिचर्ड कोई जवाब नहीं देता। वो मास्टरमैन को मिस्टर ब्रूक और डॉक्टर को बुलाने भेज देते हैं। वो उसका डोर तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड मारा जा चुका है। डॉक्टर बताता है कि उसे किसी ने बार बार चाकू के वार करके मारा है और ये कत्ल रात 2 बजे के करीब हुआ है। मिस्टर ब्रूक से ये केस सॉल्व करने का बोल देते हैं और अब वो इस पर काम शुरू कर देते हैं। वो सबको इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और सबके रिएक्शन चेक करते हैं। इस दौरान उनकी मदद करने के लिए लोग भी पहुंच जाते हैं। वो एक एक करके ट्रेन के सब मुसाफिरों को इन्वेस्टिगेट करते हैं।
सबसे पहले वो रिचर्ड के सेक्रेटरी मैकक्वाइन से बात करते हैं। वो उन्हें बताता है कि रिचर्ड का सारा बिजनेस खुद ही देखता था। उसने उसे आखिरी बार 10 बजे के बाद देखा था। 2 बजे तक वो डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था। मैकक्वाइन डिटेक्टिव को मिले डेथ थ्रेट्स भी दिखाता है। अब डिटेक्टिव और बुक रिचर्ड की बॉडी को एग्जामिन करने जाते हैं। वो देखते हैं कि रिचर्ड को 12 बार चाकू के वार किए गए थे, जो कि किसी पैटर्न में नहीं थे। उसके कैबिन की क्लॉक 1:15 पर रुकी हुई थी। उन्हें एक ड्रड कॉफी का कप भी मिलता है और इसी वजह से वो अपनी गन यूज नहीं कर पाया। एक लेडी रुमाल मिलता है जिस पर एच लिखा है। एक हैश ट्रे जिस पर जला हुआ नोट पड़ा है। वो उससे डिकोड करते हैं जिस पर एक वार्निंग लिखी है। डिटेक्टिव बुक को बताता है कि रिचर्ड का ओरिजिनल नेम कैसिडी था। वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग केस में इन्वॉल्व था। जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी बेटी डेजी को किसी ने किडनैप कर लिया था और कुछ दिन बाद डेजी की लाश मिली थी, जैसे कैसिडी यानी रिचर्ड ने ही मारा था। इस सदमे की वजह से दोनों मियाँ बीवी भी मर गए। अब हैबिट दावा करती है कि उसके रूम में कोई था और वो एक बटन एज अ प्रूफ उन्हें दिखाती है। नेक्स्ट वो मास्टरमैन से मिलता है जो बताता है कि लास्ट टाइम उसने मिस्टर रिचर्ड को 9 बजे देखा था। वो उसे कॉफी की ड्रग के बारे में पूछता है लेकिन उसे नहीं पता था। अब मिस पेलर से वो इन्वेस्टिगेशन करता है जो उसे बताती हैं कि 11:20 पर उसने गलती से रिचर्ड का डोर ओपन कर दिया था। डिटेक्टिव उसके हाथों पर निशान देखता है। वो बताती है कि वो फाइटिंग ट्रेनिंग करती है, तो ये निशान इस वजह से हैं। डिटेक्टिव ने मिस्टर मार्कोइस के ड्राइवर की नौकरी के फोटोज को देख लिया था, इसलिए वो उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर लेता है। अब वो मिस मैरी से पूछगिछ करता है। वो उसे अपना नाम और एड्रेस लिखने का कहता है ताकि उसकी हैंड राइटिंग देख सके। वो उसे कहता है कि डॉक्टर और तुम एक दूसरे को जानते हो, मुझे अंदर की बात बताओ। लेकिन वो नहीं मानती और कुछ नहीं बताती, इसलिए अब वो भी शक के दायरे में शामिल थी। अब वो प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव से बात करते हैं जो उन्हें बताती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली मेरे बहुत करीब थी, हम रिलेटिव थे। डेजी मेरी गॉड डॉटर थी। डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि रिचर्ड ही कैसिडी था जिसने इस बच्ची को मारा था। तो वो कहती हैं कि ये इत्तेफाक है कि वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रही हैं जिसमें कैसिडी था। अब डिटेक्टिव उसकी मुलाजमा से बात करता है जो उसे बताती है कि इस रात जो कंडक्टर बाहर बैठा था वो ये नहीं कोई और था। हमने देखा था कि उस रात जो आदमी रिचर्ड के कैबिन के पास से भागा था उसने रेड गाउन पहन रखा था। डिटेक्टिव सब लोगों के सामान चेक करता है लेकिन वो ड्रेस उसे कहीं नहीं मिलती। अब उसे ख्याल आता है कि सबका सामान चेक हो गया, बस मेरा रह गया है। जब वो अपना ब्रीफ केस खोलता है तो उसमें वो ड्रेस मिल जाती है। अब वो सर्वेंट का कैबिन चेक करता है तो उसे कंडक्टर का ड्रेस भी मिलता है जिसका एक बटन मिसिंग है। उसमें कीज भी थी। उसके ड्रेस से ड्रिंक की बू थी जो मैकक्वाइन पीता था। वो देखते हैं कि मैकक्वाइन भाग रहा है। वो उसका पीछा करते हैं तो वो कुछ जला रहा होता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि वो कैसिडी के पैसे चुराने में इन्वॉल्व था। उसके कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ डॉक्टर आ जाता है और वो बताता है कि मैकक्वाइन उस वक्त मेरे साथ था, इसलिए उस पर शक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर पाइप पीता था और ट्रेन में वो अकेला था जो पाइप स्मोक करता है। कैसिडी के केबिन से भी एक पाइप क्लीनर मिला था। डिटेक्टिव उससे सख्त सवालात पूछता है तो वो कैसिडी के कत्ल से और मेरी को जानने से इनकार कर देता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिटेक्टिव को असल कातिल तक पहुँचने में मुश्किल हो रही है। एक क्लू मिलता है तो एक बंदा कातिल लगने लगता है, लेकिन फिर दूसरे आदमी के बारे में शक होने लगता है तो पहले से ध्यान हट जाता है। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब डिटेक्टिव वापस मैकक्वाइन के पास आता है और उसके माजी के बारे में इंकशाफात करता है। वो उसे बताता है कि मैकक्वाइन के आर्मस्ट्रॉन्ग केस के बारे में इन्वॉल्वमेंट थी। वो बताता है कि उसके फादर को एक मेड के खिलाफ जाने का कहा गया। बाद में कैसिडी के खिलाफ सबूत मिल गए थे तो सब लोग मेरे फादर के खिलाफ हो गए और वो कर्ज में डूब गए, लेकिन मैंने ये कत्ल नहीं किया। इसी दौरान उन्हें शोर की आवाज़ आती है तो वो देते हैं कि मिस हबर्ट को किसी ने चाकू मारा है। वो सब लोगों को एक जगह रहने का कहता है ताकि सब एक दूसरे के सामने हों और किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। असल कातिल अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। एलिना का हस्बैंड अजीब और गरीब रिएक्ट कर रहा था तो डिटेक्टिव अब उसकी इंटेरोगेशन करने आता है। वो देखता है कि उसका हस्बैंड नशा करता है। वहाँ उसे वही ड्रग मिलती है जो कैसिडी की कॉफ़ी में मिक्स थी। डिटेक्टिव उनसे बात शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम एलिना नहीं हेलिना है। पासपोर्ट पर उसने एच मिटा दिया था और हेलिना सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की सिस्टर है, यानी ये सिस्टर भी हो सकती है जिसने अपनी बहन के बदले के लिए कैसिडी को मार दिया हो। लेकिन वो इनकार कर देती है। उसका हस्बैंड उस पर अटैक करता है तो प्रोफेसर आकर उसे बचाता है। डिटेक्टिव उससे बात करता है और कहता है कि तुम जर्मन नहीं हो और ना ही प्रोफेसर, क्योंकि तुम्हारा बोलने का स्टाइल जर्मन नहीं है।
तो प्रोफेसर बताता है कि हाँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ बल्कि डिटेक्टिव हूँ। मुझे कैसिडी ने प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था। मैं सारा टाइम अपने कैबिन से उस पर नज़र रखे हुए था, लेकिन मुझे तो कोई भी मशकूक आदमी उसके कैबिन में जाता नजर नहीं आया। अब डिटेक्टिव सब लोगों को पास ही टनल में बैठने का कहता है और मेरी को ट्रेन में अकेले में मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम आर्मस्ट्रांग के घर काम करती थी, उसकी बेटी का ख्याल रखती थी। तो मैरी मान जाती है कि वो वहाँ काम करती थी। वो कहती है कि मैं इस दिन वहीं थी जब डेजी का किडनैप हुआ, तो मुझे ये छुपाना पड़ा क्योंकि मुझे कोई नौकरी ही ना देता। डिटेक्टिव एक शातिर दिमाग का मालिक था, उसे सच उगलवाना आता था। उसने हालात और वाक़यात को समझकर महज अंदाज़ा लगाकर ब्लफ खेला कि मेरी तुम आर्मस्ट्रांग के घर काम करती थी, तो वो आगे की कहानी खुद ही बता देती है। इससे पहले कि मेरी कोई नई बात बताती और कातिल को पकड़ने में मदद मिलती, वहाँ डॉक्टर आ जाता है और डिटेक्टिव पर फायर कर देता है। गोली डिटेक्टिव के बाजू को छूकर गुजर जाती है। डॉक्टर कहता है कि मेरी ने कुछ नहीं किया, मैंने कैसिडी को मारा। कर्नल जॉन आर्मस्ट्रांग मेरा करीबी दोस्त था, उसी की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था, वरना मेरी कौम के बंदों को कहाँ आगे बढ़ने दिया जाता है। और कैसिडी की वजह से कई अच्छे लोग मारे गए, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया। अब दोनों की फाइट होने लगती है। हरकोइल अपनी स्टिक से उसकी गन गिरा देता है, तो वो उसे गिरा कर उसका गला दबाने लगता है और तो तभी बुक आकर उसे बचाता है। डिटेक्टिव सबको इकट्ठा करता है। वो कहता है कि डॉक्टर शार्प शूटर है, इसलिए उसका निशाना चूक नहीं सकता था, वो मुझे मारना ही नहीं चाहता था। अब इस मर्डर मिस्ट्री के दो मुमकिन जवाब हो सकते हैं। एक ये कि हम जानते हैं रिचर्ड के बहुत से दुश्मन थे। जब ट्रेन चली तो मर्डर ट्रेन पर चढ़ा, उसने मौका मिलते ही रिचर्ड का कत्ल किया यूनिफॉर्म और मास्टर की मदद से, और फिर मौका मिलते ही ट्रेन से उतर गया। दूसरा ये कि ये एक कातिल का कत्ल है, तो इससे किसका फायदा हो सकता है। अब यहाँ बहुत से लोग हैं। डॉक्टर जो कि आर्मस्ट्रांग का दोस्त है, मैरी जो डेजी का ख्याल रखती थी और उसकी माँ जैसी थी, हेलिना जो कि सोनिया की छोटी बहन है, प्रिंसेस नटालिया जो कि डेजी की ग्रैंड मदर जैसी ही हैं। रिचर्ड के कैबिन से जो रुमाल मिला था इस पर एच लिखा था, जो रशियन में है, इंग्लिश में ये एन है, यानी ये रुमाल प्रिंसेस नटालिया का था। और प्रिंसेस की मुलाजमा आर्मस्ट्रांग की कुक भी रही हैं। पहले नर्स जो कि नर्स थी, उसको बेहोश करने के बाद ही रिचर्ड ने डेजी को अगवा किया था। कैसिडी का बटलर जो कहता है कि मैं आर्मस्ट्रांग के लिए काम करता था। मिस्टर बिन्यामोन जिसे आर्मस्ट्रांग ने लोन दिलवाया था, जिसकी वजह से अब उसके ऑटो शोरूम है। डिटेक्टिव हर्डमैन जो पहले पुलिस ऑफिसर था, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से आर्मस्ट्रांग केस के लिए रखा था, वो इस लड़की से प्यार करता था जिसे मैकवेन के फादर ने मुजरम कहा था। कंडक्टर मिशेल जो इस करने वाली लड़की का भाई है। यहाँ जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो लिंडा एडेन है, जो सोनिया की माँ, डेजी की ग्रैंड मदर और प्रिंसेस के फ्रेंड थी, जो मिसेस हबर्ड के नाम से हमारे साथ हैं। डेजी के मरने की वजह से बहुत सी जिंदगियां इफेक्ट हुई थी और सब भी दुखी थे। वो रिचर्ड से बदला लेना चाहते थे और सब ने ही मिलकर रिचर्ड का मर्डर प्लान किया और उसे मारा। मिसेस हबर्ड कहती हैं कि ये सब लोग कच्चे हैं, मैंने ही इन सब को बुलाया था। डिटेक्टिव हरकोइल कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर ये सब छुपाना है तो मुझे भी मार दो। लेकिन वो उसे नहीं मारते और मिसेस हबर्ड अपनी जान लेने के लिए गन से खुद को शूट करती है, लेकिन गन में गोली नहीं थी। हरकोइल ने भी उसे मरने नहीं दिया था। अब रेलवे ट्रैक क्लियर हो चुका था और ट्रेन चल पड़ती है और दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस आती है और कैसिडी की बॉडी ले जाती है। हरकोइल ने मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताता और वो लोग ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। यहाँ उसे एक और मर्डर का लेटर मिलता है जिसे अब उसने सॉल्व करना था। ये मर्डर रिवर नाइल पर हुआ था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों लाइक या डिसलाइक करके आप जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।